हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर वेरी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री सेशन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 3, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity इन प्रॉपर्टीज। बच्चे, क्लासिफिकेशन क्या होती है कि एक जैसे बहुत सारी हमारे पास चीजें हैं, हमने एक जैसी चीजों को एक जगह रखना है और डिफरेंट चीजों को अलग जगह पर रखना है, उसी को हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, अब उनको हमें क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। So first of all, we know classification, that is the arrangement of elements according to their properties. हम सिंपल लैंग्वेज में इसको यही बोलेंगे, arrangement of elements according to their properties. According to properties. अब एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के बहुत सारे साइंटिस्ट ने अटेम्प्ट करे, उनमें से फर्स्ट था हमारा डॉपनियर। डॉपनियर ने हमें क्या बताया, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट किया, उसने ट्रायड का कॉन्सेप्ट लिया। ट्रायड का मतलब होता है तीन तीन एलिमेंट। उस टाइम हमारे पास हार्डली 50 एलिमेंट डिस्कवर थे जब ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। उसने उन एलिमेंट्स में से तीन तीन का सेट पिक करा, उसको नाम दिया ट्रायड। तो लकीली उसने क्या करा, फर्स्ट सेट जैसे उसने उठाया, फर्स्ट सेट था उसका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। सेकेंड सेट था उसका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। थर्ड सेट उसने जो पिक किया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, पोटेशियम का 39। उसने क्या करा, दोनों का एवरेज ले लिया, इट कम्स टू बी 23। तो 23 क्या है, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। मतलब ही वाज वेरी मच सरप्राइज्ड और उसने ये मतलब अपना कॉन्सेप्ट दे दिया कि अगर आप तीन तीन का कोई भी सेट पिक करते हो तो उसमें से सेकंड वाला जो एलिमेंट होता है, जो सेंट्रल एलिमेंट होता है, उसका एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज है, उसके एटॉमिक मासेस का एवरेज है। तो एंड इट वाज एग्जैक्टली सेम। फिर उसने क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन का 35.5 होता है, आयोडीन का 127.29 होता है, ब्रोमीन का कितना आ गया हमारे पास 81.25। इसी तरह से कैल्शियम हमारा 40 है, बेरियम हमारा 137 होता है, इसलिए इसका आपने पिक करा 139। स्ट्रोंशियम का हमारे पास आ गया 88। लेकिन उसने लकीली जो तीन सेट उठाए उनमें से एटॉमिक मासेस इस तरह से बिल्कुल एक्यूरेट आए, लेकिन उसके बाद बाकी साइंटिस्ट ने जब तीन तीन का सेट उठाना शुरू किया, उनका रिजल्ट सेम नहीं आया, सो ही वाज रिजेक्टेड। सेकंड अटेम्प्ट वाज मेड बाय न्यूलैंड। न्यूलैंड ने ऑक्टेव, उसने 8 का सेट लिया। उसने अपने लॉ को म्यूजिकल नोट्स के साथ भी कंपेयर किया। उसने क्या बोला कि अगर आप एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेस पर अरेंज करते हो तो एवरी 8th एलिमेंट रिजेंबल्स विद द फर्स्ट वन। तो देखते हैं कि क्या न्यूलैंड लॉ सेट हुआ, सक्सेसफुल हुआ। अब उसने क्या करा, जैसे है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। उस टाइम तक नोबल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं थी। अब इसके बाद नोबल गैसेस नहीं थी तो क्या आ गया, सोडियम, देन मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड देन कम्स टू पोटेशियम। तो सोडियम की प्रॉपर्टीज जो है, इट्स 8th एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू लिथियम। सोडियम की प्रॉपर्टीज लिथियम से मिलती हैं। पोटेशियम जो है, इट इज 8th एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू सोडियम, इसकी प्रॉपर्टीज इसके साथ मिलती हैं। लेकिन अब क्या हुआ, कैल्शियम के बाद जब ये वाला ट्रेंड रिपीट किया गया तो कैल्शियम के बाद ये वाला सीक्वेंस देखने को नहीं मिला, सो ही वाज आल्सो फेल्ड। उसने अपने लॉ को म्यूजिकल नोट के साथ भी कंपेयर किया। जैसे कि आप म्यूजिक सीखते हो तो सा रे गा मा पा गा नी सा कम्स टू एट 8 पॉइंट। तो उसने कहा कि जैसे म्यूजिकल नोट में ऐसे होता है, तो हमारे प्रोडक्ट टेबल में भी एवरी 8th एलिमेंट रिजेंबल इन इट्स प्रॉपर्टी विद द फर्स्ट वन, बट ही वाज रिजेक्टेड। देन केम मेंडलीव। मेंडलीव ने हमें क्या बताया, मेंडलीव ने जो अपना लॉ दिया उसने एटॉमिक मासेस के अरेंजमेंट पर किया। ही अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। उसने डेफिनेशन क्या दी, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस एंड ही वाज सक्सेसफुल आल्सो। उसने बहुत सारी कंट्रीब्यूशन हमें बताई, हमें इसके बारे में अरेंज करके बताया। उसने हमारी स्टडी को सिंप्लीफाई कर दिया, काफी ज्यादा हमें नॉलेज दी। ही सिंप्लीफाइड। सेकंड उसने क्या किया, he corrected the atomic masses of various element like बेरिलियम का एटॉमिक मास जो पहले हम 13.5 लिखते थे, उसने उसको करेक्ट करके 9 किया। देन ही प्रेडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ
new elements also which were not discovered at that time. कौन से ऐसे 2 एलिमेंट्स थे उस टाइम डिस्कवर भी नहीं हुए थे, लेकिन उसने उनकी प्रॉपर्टीज भी बता दी और ये भी बता दिया कि वो कहाँ पे उनकी जगह होगी। वो एलिमेंट्स थे हमारे गैलियम एंड जर्मेनियम। गैलियम का नाम दिया एका एल्यूमिनियम और जर्मेनियम का नाम दिया एका सिलिकॉन। इनकी डिस्कवरी बाद में हुई। इतनी कंट्रीब्यूशन देने के बाद भी जो मेंडलीव था सक्सेसफुल नहीं हुआ। फर्स्ट उसका ड्रॉबैक क्या था? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट क्लियर बिकॉज उसने एटॉमिक मासेस के बेस पर अरेंजमेंट किया। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन जो है आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज 1h2 1h3 आल्सो। अगर आपके पास 1h1 की जगह 1h2 आ गया है या 1h3 आ गया है तो आप उसको प्रोडक्ट टेबल में कहाँ पोजीशन दोगे? आपके पास तो सिर्फ 1h1 वाली पोजीशन है। सो ही वाज नॉट, उसके पास कुछ भी क्लैरिटी देने के लिए कोई भी आंसर नहीं था। सो ही वाज नॉट श्योर वेयर टू प्लेस दीज आइसोटोप्स, सो ही वाज फेल्ड। सो इसका फर्स्ट ड्रॉबैक, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट क्लियर। देन some elements were not placed according to their properties. इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनका अरेंजमेंट नहीं था। Then similar elements were placed at different places and different elements were placed together. काफी ज्यादा उसमें से ड्रॉबैक निकले। सो ही वाज फेल्ड। देन सबसे बड़ा तो उसने हमें कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी नहीं बताया। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है? हम लिथियम के नीचे सोडियम रखते हैं, सोडियम के नीचे पोटेशियम आता है, तो क्यों रखा? लिथियम के नीचे सोडियम क्यों रखा? तो मेंडलीव के पास इसका कोई जवाब नहीं था, तो उसने हमें पीरियोडिसिटी के बारे में बिल्कुल नहीं बताया। देन इसके बाद रिसर्चेस हुई, बहुत ज्यादा रिसर्चेस हुई। मोजले ने काफी रिसर्च की एंड ही गेव अ न्यू पीरियोडिक टेबल, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, और आज तक हम उसी की स्टडी कर रहे हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसकी थी? मोजले की। अब उसने अपना जो पीरियोडिक टेबल था, उसने देखा कि एटॉमिक मासेस के बेस पर अगर पीरियोडिक टेबल बनाया जाए तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो उसने अपना जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बेस पर बनाया। तो डेफिनेशन क्या दोगे आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। अब उसने एटॉमिक नंबर को अपना बेस बनाया। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक नंबर के बेस पर था ये। इसके अंदर 7 पीरियड्स हैं। पीरियड्स क्या हैं? जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं। 18 ग्रुप्स हैं। आपको इसको थोड़ी सी आउटलाइन बना के दिखाती हूँ। इसके अंदर 10 ग्रुप्स आते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। देन नीचे बॉटम पर भी 2 रोज हैं। ये जो फर्स्ट, दीज आर द ग्रुप्स, ये सारे क्या है? ग्रुप्स। इसके बीच में 10 आती हैं, 4 5 6 7 8 9। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, then 13 14 15 16 17 and 18. These are the 18 groups, vertical rows groups. और इस तरह से 1 2 3 4 5 6 and 7 उसने हमें पीरियड्स दिए। इस तरह जो जा रहे हैं वो पीरियड हैं, वर्टिकली जो है वो ग्रुप हैं। इसको उसने नाम दिया एस ब्लॉक, दिस इज पी ब्लॉक, दिस इज डी ब्लॉक एंड दिस इज एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो 4 ब्लॉक्स में पीरियोडिक टेबल को डिवाइड करा। नाउ एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? इसके अंदर आती हैं हमारी एल्कली मेटल्स एंड एल्केलाइन मेटल्स। ये सॉफ्ट होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होती है,
सॉफ्ट मेटल्स हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करते हैं, यूनिवेलेंट आयन बनाते हैं ज्यादातर, और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो रहती है। उसके बाद हमारे जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, दे इन्वॉल्व मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एस ब्लॉक प्योरली मेटल्स हैं, इसके अंदर मेटल और नॉन मेटल्स आती हैं पी ब्लॉक के अंदर। इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो एस से ज्यादा होती है। दे फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। जो एस ब्लॉक है दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड, और एस और पी कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अब एस ब्लॉक में से भी जो 18th ग्रुप है इसको हम नोबल मेटल्स बोलते हैं बिकॉज दे हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। 17th ग्रुप को हम हेलोजेंस बोलते हैं, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। 16th ग्रुप को हम चैल्कोजेंस बोलते हैं। क्लियर? बीच वाला ये दैट इज अ डी ब्लॉक। जो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, प्योर मेटल्स, मेटल के सारे करैक्टर इसके अंदर रहेंगे, हार्ड है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल के सारे करैक्टर हैं, सोनोरस हैं, मेलेबल हैं, डक्टाइल हैं। देन दे आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये डी ब्लॉक है, डी के इधर एस टच कर रहा है और इधर पी। एस वाले प्योर मेटल्स हैं, पी में दोनों तरह के आते हैं। तो जो हमारे ये वाले जो हैं, दे शो वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज बिटवीन एस एंड पी, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। देन कम्स टू द एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट में दो सीरीज आती हैं, लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड इसमें 4f सबशेल की फिलिंग होती है, एक्टिनॉइड में 5f सबशेल की फिलिंग होती है। एक्टिनॉइड जो है ये ज्यादातर रेडियो एक्टिव होते हैं। लेंथेनॉइड जो हैं ये नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, एक्सेप्ट एक एलिमेंट है प्रोमीथियम जो कि रेडियो एक्टिव होता है। तो ये हमारी सारी की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। अब हम अभी तक हमने 110-12 एलिमेंट्स की डिस्कवरी कर ली है, उसके बारे में डिटेल स्टडी करी है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, हाई एटॉमिक नंबर वाला कोई एलिमेंट आ गया और उसका आपने सिंबल लिखना है, देन हम उसको नेमिंग कैसे करेंगे? हाउ टू गिव नेम ऑफ एलिमेंट्स हैविंग हाई एटॉमिक नंबर। तो उसके लिए भी हमारे पास एक रूल है। क्योंकि इतने ज्यादा एलिमेंट्स के नाम लर्न करना तो पॉसिबल नहीं है ना, तो हम रूल समझते हैं। तो रूल से उसके बाद हमारे पास कुछ भी आ जाए, हम किसी भी एलिमेंट का सिंबल भी लिख सकते हैं और उसका नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है? हाई एटॉमिक नंबर एलिमेंट का इसका आपने नेम बताना है। इसके लिए हमारे पास है, सपोज दैट आपने पास कुछ न्यूमरल है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 तक हमने लिख लिया है। उसके बाद आपने रूट में क्या लेना है? 0 को नील, अगर 1 है तो 1 के लिए आपने क्या लिखना है? अन। अगर आपके पास 2 है, 2 के लिए आपने लिखना है बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेड्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए एन। एब्रीवेशन क्या दोगे? मिल एन। अन है तो इसके लिए आप यू लगा दोगे, बाई है तो बी, इसके लिए टी, इसके लिए क्यू, पी एच एस ओ एंड इसके लिए आप ई। अब सपोज मेरे पास है 104 और पीछे आपने IUM सभी के पीछे लगाना है। ठीक है? मेरे पास 104 है। 1 के लिए मैंने क्या लिखा? अन। 0 के लिए मैंने क्या लिखा? नील। 4 के लिए मुझे क्या लिखना है? क्वाड, और पीछे क्या लगा दिया? IUM। तो अनमिलियम क्वाडियम, ये इसका नेम हो गया। इसका सिंबल क्या होगा? म्यू एन क्यू। So in this way you can write the name of any elements. चलिए now we will study the cause of periodicity. Cause of periodicity. अब क्यों एक एलिमेंट के नीचे, लिथियम के नीचे सोडियम ही रखते हैं, सोडियम के नीचे पोटेशियम ही रखते हैं? इसका क्या रीजन है? ठीक है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 3 11 और पोटेशियम क्या है हमारे पास? 19।
इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो लास्ट एलिमेंट जो है एंटर्स इनटू द 2s1, इसमें 3s1, इसमें 4s1। तो आप देख रहे हो सबके लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एक है। तो सारी की सारी हमारी प्रॉपर्टीज किसके ऊपर बेस करती हैं? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे। सो दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज द कॉज ऑफ periodicity. Clear? So very important. Now we will discuss the trends in periodic properties. तो फर्स्ट ट्रेंड क्या होते हैं? कैरेक्टर्स। फर्स्ट ट्रेंड हम क्या स्टडी करेंगे? एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई क्या है? इट इज अ डिस्टेंस ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द एटम, दैट इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियाई। अब जो एटॉमिक रेडियाई की हम बात करें, एटॉमिक रेडियाई it decreases in period and it increases in group. अब जब आप पीरियड की बात करते हो, सपोज आपके पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, देन नियॉन। आपने इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन लिखी, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका 1s2 है, ये आ गया आपका 2s, 2 इलेक्ट्रॉन, 2s1। जब आपने बेरिलियम की लिखी है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई? 1s2 2s2, ये भी एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया, 1s2 2s2 2p1 बोरोन की। अरे अगेन जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल में आया। तो इस तरह से जब तक आप नियॉन में जाते हो तो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन जो है सारे के सारे 2 में जा रहे हैं, लाइक दिस। नियॉन देखिए 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, इट मींस 2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8। तो हमने यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दी है। अब आप देख रहे हो 8 इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर बढ़ा। As the nuclear charge increases, attraction also increases. Nucleus और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शंस होती हैं and electron is pulled towards the nucleus. उससे क्या होगा? शेल का साइज जो है, शेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा and size will decreases. Now come to the group. ग्रुप पे साइज इंक्रीज होता है, वो कैसे? लिथियम कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1। अगर आप इसकी बनाते हो तो आप देखिए ये न्यूक्लियस है आपका, ठीक है। अभी आपको ये ऑफ बॉ के अकॉर्डिंगली अगर हम ना भी लिखें तो हम के और एल शेल की अगर हम बात करते हैं, इसमें 3 है, इसमें 11 है, इसमें पोटेशियम, मींस हर शेल में आप देखोगे इसमें 2 थे, सोडियम में हो गए 3। अगर आप पोटेशियम की बनाते हो तो पोटेशियम के कितने हो गए? 4। इट इज के एंड एल, यहाँ पर के एल एम, यहाँ पर के एल एम एंड एन। तो एट ईच स्टेप देयर इज एडिशन ऑफ न्यू शेल, ठीक है। आप समझो कि हर स्टेप में जब आप ग्रुप में मूव करते हो तो हर स्टेप पे एक नई शेल की इंक्रीज होती है। तो आप देख रहे हो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस पहले इतना था, अब बढ़ गया, और यहाँ पर देखिए कितना बढ़ गया। तो जितना आप दूर जाते जाओगे अट्रैक्शंस उतनी कम होती जाएंगी। सो एज ए रिजल्ट द एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। अगर आपको एटॉमिक रेडियाई का कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आप आगे वाले जो है वो बहुत इजीली कर पाओगे। अब एटॉमिक रेडियाई से रिलेटेड हमारे पास आता है, हमारे पास केटाइंस भी होते हैं, हमारे पास एनाइंस भी होते हैं। तो क्वेश्चन आता है व्हाई द साइज ऑफ केटाइन इज ऑलवेज लेस देन न्यूट्रल एटम। सपोज मेरे पास है Na पॉजिटिव, व्हाई द साइज ऑफ सोडियम केटाइन इज लेस देन न्यूट्रल सोडियम। सोडियम केटाइन दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन इज लेस। अब इसका 11 प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर 11 प्रोटॉन्स 10 को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो अट्रैक्शन इज मोर, हियर अट्रैक्शन इज मोर, सो साइज लेस। जितना साइज चार्जेस ज्यादा आते जाएंगे साइज उतना ही कम होता जाएगा। सेकंड केस हम ले रहे हैं एनाइन का। एनाइन का साइज जो है हमेशा न्यूट्रल एटम से ज्यादा होता है। लाइक मेरे पास है क्लोराइडाइन और ये है हमारा क्लोरीन। अब क्लोराइडाइन के पास देखिए प्रोटॉन कितने हैं? 17, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। यहाँ पर प्रोटॉन भी 17 है और इलेक्ट्रॉन्स भी 17 है, तो यहाँ पर तो अट्रैक्शन सेम है। और यहाँ पर आप देखिए 17 प्रोटॉन्स 18 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अट्रैक्शन इज लिटिल बिट डिक्रीजेस। तो जब अट्रैक्शन कम हो गई है तो साइज अपने आप इंक्रीज हो जाएगा।
So every anion has greater size than the neutral atom. Every cation has size less than the neutral atom. जितना भी उसके ऊपर नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ते जाएंगे cation के ऊपर साइज कम होता जाएगा. अगर किसी के ऊपर +2 है उसका साइज +1 से और कम होगा. इसी तरह अगर एनाइन का नंबर बढ़ता जाएगा, अगर Cl नेगेटिव है, S2 नेगेटिव है, किसी के ऊपर 2 नेगेटिव है, किसी के ऊपर 3 नेगेटिव है, एनाइन के ऊपर जितना साइज बढ़ता जाएगा उसका साइज बड़ा होता जाएगा. तो ये क्वेश्चंस आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. नेक्स्ट इसी से रिलेटेड हमें एक क्वेश्चन आ जाता है. आपको इनके क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली नहीं आएंगे, आपको पीरियोडिक टेबल में से कोई भी एलिमेंट्स पिक करके देंगे. यू हैव टू अरेंज दीज एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एटॉमिक साइजेस. एक मैं क्वेश्चन आपको बताती हूँ. लाइक हमारे पास है Be2 पॉजिटिव, क्लोराइड, सल्फाइड, सोडियम, Mg2 पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव. अरेंज दीज एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक साइजेस. ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक साइजेस पे मुझे इसका लिखना है. अब इंक्रीजिंग एटॉमिक साइजेस का मतलब क्या है कि जिसका साइज सबसे कम है वो मुझे सबसे पहले लिखना है. तो हम पिक करेंगे कि किसका साइज सबसे कम है. पहले तो हम इन एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे. सबसे पहले हमारे पास आता है सोडियम, देन उसके बाद आता है सोडियम के बाद सोडियम के ऊपर आता है यहाँ पे बेरिलियम और यहाँ आता है मैग्नीशियम. देन हमारे पास है सल्फर. सल्फर कहाँ पर आता है? 11, 12, 13, 14, 15, 16. सल्फर मैग्नीशियम के साथ वाले लेवल पर ही आएगा. ठीक है. देन सल्फर के ऊपर क्या, सल्फर के साथ ये हमारा क्लोरीन. देन हमारा है ब्रोमाइड. क्लोरीन के नीचे आता है हमारा ये हमारे पास कुछ अरेंजमेंट है. पीरियोडिक टेबल की स्टडी आपको करनी पड़ेगी तभी कुछ पॉसिबल है. तो पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है. सारे एलिमेंट्स लर्न करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप लर्न करिए. देन पी ब्लॉक पूरा लर्न कर लो कि उसके हर ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं. डी ब्लॉक की फर्स्ट लाइन लर्न करनी है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक की. बस इतना ही लर्न करना है, सारा नहीं करना. तो यार देखिए ये अरेंजमेंट है मेरा पीरियोडिक टेबल में. तो मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं साइज बढ़ता है. तो सबसे छोटा साइज सबसे ऊपर एलिमेंट यही है, जो सबसे ऊपर होगा उसका साइज सबसे कम होगा क्योंकि नीचे तो साइज बढ़ रहा है. तो सबसे पहले मेरा ये आ गया. फिर जैसे जैसे हम पीरियड की तरफ जाते हैं साइज कम होता जाता है. तो सबसे पहले तो आप 3 केटाइंस में से लोगे क्योंकि केटाइन का साइज सबसे कम है. अब मेरे पास 2 बचे हैं, Na पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव. तो इट मींस Mg2 पॉजिटिव, देन उसके बाद सोडियम. अब आ जाते हैं हम एनाइंस की तरफ. एनाइन में जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा रहेगा वो होता है सबसे बड़ा साइज. लेकिन हमें ये भी देखना है कि वो हमें ग्रुप वाइज देखना है. तो ग्रुप वाइज देखिए आप, ये आया हमारा क्लोराइड, देन हमारा आया सल्फाइड एंड देन हमारा आया ब्रोमाइड. ये जैसे नीचे जा रहे हो साइज बढ़ रहा है. तो क्लोराइड का आयन सल्फाइड से कम है, सल्फाइड का साइज ब्रोमाइड से कम है. सो दिस इज द राइट आंसर. तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं, एमसीक्यूज में भी आते हैं, नीट जेई सब में आते हैं. सो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी. इसमें से 100% आपको +2 में भी क्वेश्चन आते हैं. इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल गैसियस एटम. किसी भी एक न्यूट्रल एटम में से आपने एनर्जी निकालनी है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसके लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी. इसको हम I.E से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिट क्या होती है? किलो जूल पर मोल. दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी. अब जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है? सबसे हम पहले हम बात करते हैं इन पीरियड. आयोनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक रेडियाई का रिलेशन है. इन पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, इन ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस. हमने बोला इन पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस बिकॉज एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस. यहाँ पर डिक्रीज हो रही है बिकॉज एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस. सो वी कैन से आयोनाइजेशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द एटॉमिक रेडियाई. क्योंकि जैसे जैसे आप पीरियड में मूव कर रहे हो साइज कम हो रहा है. जैसे साइज कम हो रहा है न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन खींचे चले जा रहे हैं. तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए. तो जितना साइज कम उतनी ज्यादा एनर्जी. क्लियर? अब फैक्टर्स हम डिसाइड करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट इज एटॉमिक साइज. इट इज इनवर्सली रिलेटेड. अगर साइज ज्यादा होगा
तो आयनाइजेशन एनर्जी कम, साइज कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। सेकेंड है न्यूक्लियर चार्ज। मोर इज द न्यूक्लियर चार्ज, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द आयनाइजेशन एनर्जी। ये इनवर्सली था, ये डायरेक्टली रिलेटेड है। थर्ड है हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं जिनके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, आपने हाई एटॉमिक नंबर वाला कोई ले लिया है, वो जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन कर देते हैं, उनको न्यूक्लियस के पास नहीं जाने देते। तो जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, इट मींस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन नहीं मिल रही, तो आप इजिली उस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो। तो मोर इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट, लेसर विल बी द ionization energy. More screening, lesser ionization energy, and you can say it is inversely related to ionization energy. Next is the penetration power. Penetration power का मतलब क्या है? हमारे पास 4 ब्लॉक हैं, S, P, D and F. S is close to the nucleus, तो S के केस में आयनाइजेशन एनर्जी सबसे हाई, देन उससे कम P में लगेगी, P से कम D में लगेगी, F से देन D से कम F में लगेगी। सो दिस इज द पेनिट्रेशन। आपने देखना है जो भी आपको एग्जांपल दिया है कि आप उसमें से इलेक्ट्रॉन किसके अंदर से निकाल रहे हो। फिफ्थ हमारा आता है स्टेबिलिटी। हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर ऑलवेज स्टेबल। तो अगर उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है, you have to require lot of energy. So ionization energy is directly related to stability. Like मेरे पास एक क्वेश्चन है, out of nitrogen and oxygen which has high ionization energy. हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, नाइट्रोजन 7, इट इज 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का क्या आया? 1s2 2s2 2p4। अब न्यूक्लियर चार्ज देखिए, ऑक्सीजन का न्यूक्लियर चार्ज, ऑक्सीजन हैज हाई न्यूक्लियर चार्ज उसका ज्यादा है। एटॉमिक साइज ऑक्सीजन का कम है, ठीक है, उसका कम है एज कंपेयर टू द नाइट्रोजन। बट नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा है। रीजन क्या है? नाइट्रोजन के पास P3 है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि ऑक्सीजन के पास नहीं है। सो दिस इज द आंसर। स्टेबिलिटी का जो इफेक्ट है ये डोमिनेट करता है सबके ऊपर, although it has high nuclear charge but stability dominate, so more is the stability, more will be the ionization energy. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंड इसके लिए एक और भी चीज है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। लाइक आप एल्यूमिनियम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी मींस एक ही एलिमेंट से बारी बारी आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, 1 2 3। तो जो ये पहली बार निकालने इसमें आपको कुछ एनर्जी आपकी यूज हुई है जिसको आपने आयनाइजेशन एनर्जी 1 का नाम दिया है। उसके बाद जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो क्या एनर्जी कम लगेगी या ज्यादा लगेगी? लाइक मेरे पास है सोडियम 11, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, मेरे पास क्या बन गया? ये Na पॉजिटिव। इसकी कुछ आयनाइजेशन एनर्जी है, दैट इज सेड टू बी द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद मैं अब Na पॉजिटिव में से इलेक्ट्रॉन निकाल रही हूँ, मींस अब ये 281 से किस में कन्वर्ट हो गया है? 28। Now I am removing the electron from 28. 28 means fully filled configuration, that is 1s2 2s2 2p6. So 2 and 8 configuration. Now it is very difficult to remove electron from highly stable configuration. I have to supply more amount of energy. So second ionization energy will be greater than first ionization energy. Clear? इसी को हम successive ionization energies भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन एडेड, ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑपोजिट होती है। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन एडेड इनटू न्यूट्रल गैसियस एटम, न्यूट्रल गैसियस एटम, और इसकी वैल्यू नेगेटिव में होती है, लेस नेगेटिव या मोर नेगेटिव। अब ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? इसका सिंबल होता है डेल्टा एच Eg और नेगेटिव वैल्यूज होती है मोर नेगेटिव, लेस नेगेटिव। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? फर्स्ट है न्यूक्लियर चार्ज। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज।
फर्स्ट फैक्टर. सेकंड फैक्टर साइज. Electron gain enthalpy is inversely related to the size. Its value became less negative. साइज अगर बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगी, साइज अगर कम होगा तो ये बढ़ जाएगी. क्लियर? इनवर्सली रिलेटेड. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जितनी भी हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जीरो होती है. बिकॉज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है कि आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, जिसको भी चाहिए, अगर उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन मिलेगी तो वो इलेक्ट्रॉन एडजस्ट कर पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव होगी. अगर उसको अट्रैक्शन नहीं मिली तो वो फटाफट बाहर निकल जाएगा, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो कम नेगेटिव होगी. तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा जीरो आती है. तो पीरियड और ग्रुप में इसका क्या कंसेप्ट है? अब पीरियड में क्या है? एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, इनवर्सली रिलेटेड है, तो मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? मोर नेगेटिव. अगर एटॉमिक साइज ग्रुप में इंक्रीज हो गया है, ग्रुप में इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस नेगेटिव. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है. चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. हैलोजेंस हैव हाईएस्ट, सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज हैलोजेंस की होती है. बिकॉज आंसर क्या आएगा इसमें? हैलोजेंस की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2 NP5. दे आर जस्ट शॉर्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. उनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दे विल गेट द स्टेबिलिटी. तो जैसे आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालोगे, वो उस इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा अट्रैक्शन देंगे. दैट इलेक्ट्रॉन विल बी मच मोर कंफर्टेबल. तो जितनी उसको अट्रैक्शन मिलेगी उतनी ज्यादा जो हमारी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज है, इट विल बिकम मोर नेगेटिव. सो इसको एक ही चाहिए, तो जैसे ही मिलेगा वो उसको झपका मारेगा, पकड़ लेगा. सो इसकी मैक्सिमम वैल्यूज होती हैं. नेक्स्ट हमें क्वेश्चन आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, दे हैव ऑलमोस्ट जीरो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज. तो अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, बेरिलियम 1s2 2s2 फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, जितनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी कम नेगेटिव होती जाएगी. तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस हैव जीरो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू. तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखकर दिखानी है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आता है. हमने बोला कि ग्रुप में साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू कम होनी चाहिए. लेकिन हमारा क्वेश्चन है फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू है, इट इज लेस देन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन. उल्टा हो गया ये तो, ठीक है ना? तो ऐसा क्यों, जबकि क्लोरीन की लेस होनी चाहिए, लेकिन उल्टा है. अब आंसर क्या है? जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, फ्लोरीन हैज 9 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p5. क्लोरीन के पास है 17 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. अब इसमें थर्ड शेल है, फ्लोरीन में सेकंड शेल है. अब दिस सेकंड शेल इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस. तो आंसर क्या है? इट्स ड्यू टू द स्मॉल साइज. ड्यू टू स्मॉल साइज देयर इज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंस्टेड ऑफ अट्रैक्शन. यहां पर उसको क्या मिलेगी? रिपल्शन. जबकि क्लोरीन में, इन क्लोरीन, ड्यू टू लार्ज साइज देयर विल बी अट्रैक्शन. क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को तो सिर्फ अट्रैक्शन चाहिए, जहां अट्रैक्शन ज्यादा मिलेगी वहां उसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी. फ्लोरीन के केस में उसको सिर्फ रिपल्शन मिली है, सो इट हैज लो वैल्यू देन द क्लोरीन. So these are the few important questions related to the electron gain enthalpy. Next हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन. टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन. Clear? From the shared pair of electrons. Tendency to attract electrons from the shared pair of electrons. इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं. अब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? फर्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन.
जितना s करेक्टर ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी। मोर s करेक्टर, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सेकेंड, ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा रहेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिकम, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीजेस। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहती है। नाउ लास्ट we'll discuss the differences between electron gain enthalpy and electron negativity। सबसे पहले तो आप डिफरेंस ले सकते हो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? इट इज द एनर्जी रिलीज्ड when electron is added into the neutral gaseous atom, energy is released। and electronegativity क्या है? tendency to attract electron, tendency to attract electron। ये आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी है, ये आइसोलेटेड एटम से रिलेटेड है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। इट हैज यूनिट्स, इसकी यूनिट्स होती है किलो जूल पर मोल, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, हर रिएक्शन की कांस्टेंट रहेगी। इट इज नॉट कांस्टेंट, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे साथ कौन सा एलिमेंट हमारे बॉन्ड में अटैच है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके ऊपर डिपेंड करेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड periodicity इन देयर प्रॉपर्टीज। इसको देखिए, इट्स वेरी इजी चैप्टर, एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ी है, इट्स ओके। आप इसको देखिए, नोट्स बनाइए और अच्छी तरह से इसको लर्न करिए, बिकॉज इसमें से मोस्टली रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको आते हैं और आएंगे ही। सो जस्ट वॉच, लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। I am uploading the video of class 11 of NCERT topics. Each and every NCERT topic is covered, and I am uploading these videos on Monday and Wednesday at 7 p.m. Thank you for watching my video.